हेलो एवरीवन, वेरी 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 वेलकम बेटा जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे भाई। कैसे हो प्यारे बच्चों? एकदम मजे में चलिएगा भाई। सो बेसिकली हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब इस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आप लोगों को 4 बजे तक आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड मिल जाएगा। ओके बेटा जी, ठीक है। तो अगर जो मेरी वॉइस और मेरी वीडियो सभी को क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जरा, जहां पर जितने बच्चे, यहाँ पर कुछ बच्चे लेटरल एंट्री वाले भी होंगे, तो मैं सभी के बारे में यहाँ पर बात करूंगा एक साथ में ही। और आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं बेटा जी कि हम लोग 2023-24 में जो सेशन में 2023-24 के सेशन में, ये जस्ट आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने जो पेपर दिया था उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली आपको पता ही होगा कि आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शनों में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी। पार्ट नंबर 1 आपका क्या रहता है बेटा जी? आपका सेक्शन नंबर ए, जिसमें 2 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके यहां पर 20 नंबर का ही सेक्शन रहता है। दूसरे सेक्शन में 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 आपके करने होते हैं, ये भी आपका टोटल 20 नंबर का होता है। और तीसरे सेक्शन में आपके 7 नंबर वाले बेटा जी 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको क्या बेटा जी टोटल क्या है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, क्या होता है बेटा जी आपके 7 नंबर वाले 7 ही क्वेश्चन आते हैं और कोई भी आपको 5 करने होते हैं, और ये वाला सेक्शन आपका 35 नंबर का होता है। ठीक है जी। अब मैं अगर जो यहाँ पे आपसे बोलूं तो आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं पूरे पेपर में? आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 में से आपको 17 कोई भी करने होते हैं, जहां पर पहले सेक्शन में कोई चॉइस नहीं होती, दूसरे और तीसरे सेक्शन में आपके पास में चॉइस होती है। ठीक है। अब काफी सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे हम कोई भी सेक्शन को कैसे भी रैंडमली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा अलग से, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। कौन सा हाउ टू राइट योर कॉपी इन एग्जाम, उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। काफी सारे मैं रिकॉर्डेड वीडियोस भी अब आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कराया करूंगा, वो भी आप लोग देखते रहा करना, क्योंकि हर एक चीज लाइव भी होना पॉसिबल नहीं है ना। आप लोगों का भी टाइम है, कभी आपको पता ही ना लगे लाइव हुआ नहीं हुआ, तो मैं लेक्चर वहां पर डाल दिया करूंगा 5-10 मिनट के, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उससे आप लोग चीजों को देख लिया करना। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल क्लियर? एक बार फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो मेरी पैनल की स्क्रीन में सब कुछ आपको क्लियर हो विद माय वॉइस। फटाक से एक बार हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर जो आपका पहला सेक्शन है, और मैं एज एन स्टूडेंट भी मैं कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता और कौन से को नहीं कर पाता वो भी मैं बताता चलूंगा, कि मैं इनमें से अगर जो एज एन स्टूडेंट होता, क्योंकि मैं 2019 में बेसिकली 3rd सेमेस्टर का पेपर दिया था, तो आप लोगों को अगर जो मेरा 2019 में मैं जब स्टूडेंट होता और मैं जब इस पेपर को देता तो मैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता, तो वो भी मैं बताता हूं। ठीक है, तो और आप लोग भी बताना कि आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाते। ठीक है जी। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से दिया गया है, मैं आज इस लाइव में बोल रहा हूं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो तैयार कर लेना, 2 या 7 नंबर में या 10 नंबर में तीनों जगह ये क्वेश्चन घूमता है, तो अभी के अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मैं जो भी क्लास लिया करूं उसमें एक कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको बता देता हूं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, 10 में भी, 7 में भी और 2 नंबर में भी, उसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा बेटा जी, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा जी हमारा, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। दोनों का एक एक एग्जांपल लिखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में लिखना है। अब यहां पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, क्वेश्चन है 2 नंबर का और यहां पर बच्चे लग जाते हैं डायग्राम बनाने के लिए भी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का दोनों का डायग्राम बनाने के लिए भी, जो कि जो बच्चा डायग्राम बना देता है उसको 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है जी। पर लेकिन मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे यह है
कि अगर जो डायग्राम ना बनाया जाए, जो बच्चा डायग्राम बनाने बैठेगा आराम से 15 मिनट उसको इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे, और मैं अगली 15 मिनट में ये 5 क्वेश्चन निपटा दूंगा आराम से। तो भाई तुम जितनी देर में 2 नंबर कंफर्म कर रहे हो, मैं अपने पेपर में 10 नंबर कंफर्म करके बैठा हुआ हूं। ठीक है जी, तो आपको इस तरीके से समझना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन लिखो, यूकैरियोटिक की डेफिनेशन लिखो, एक एक एग्जांपल लिखो, डेट से टैप टैप, बात खत्म। 6 से 7 लाइन में आंसर लिख गया आपका इसका ये, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। अगर जो बात से एग्री करते हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। दूसरा क्वेश्चन, एन इज द फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज को इफेक्ट करते हैं, जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर रहता है। अब यहां पर भी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, फैक्टर्स के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी लिखने लगते हैं। बट इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी आपको कैसे लिखना है, आपको बेटा जी स्पॉइलेज की डेफिनेशन लिखनी है 2 से 3 लाइन की, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके जस्ट नाम लिखने हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपको बताऊं कि जैसे मैं इंप्यूरिटी में सोर्सेज बताता हूं फर्स्ट सेमेस्टर में, इंप्यूरिटीज के सोर्सेज क्या क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, रॉ मटेरियल, स्टोरेज कंडीशन। तो उनका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, खाली हेडिंग के नाम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके नाम लिखो, बात खत्म हो गई। उसके अलावा यहां पर कुछ नहीं लिखना है। डेफिनेशन और कौन कौन से आपके क्या है बेटा बेसिकली फैक्टर्स हैं उनके नाम, एक्सप्लेनेशन 2 नंबर में नहीं देना है। एग्री करते हो, हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में फिर से भेज देंगे। अगला क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3, गिव डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट विद एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन को लिखने के 2 तरीके हैं। अगर जो कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं जानता कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच का चार्ट वाला फॉर्मेट है ना, जो हम टेबल बनाते हैं कि इधर हमने लिखा क्या, एंटीसेप्टिक लिखा, इधर डिसइंफेक्टेंट लिखा, अब इनके पॉइंट्स यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर जो हम इस तरीके का चार्ट नहीं जानते हैं तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक का हेडिंग डालिए, एंटीसेप्टिक हेडिंग डालिए, उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए डेफिनेशन टाइप, उसके बाद में डिसइंफेक्टेंट की हेडिंग डालिए, उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, बस। ये एक तरीका हो सकता है इस आंसर को लिखने का। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है बेटा जी, ये वाला हो सकता है। अब दोनों ही तरीके में आपको एक चीज को यहां पर हाईलाइट करना पड़ेगा कि आपने यहां पर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यहां पर भी हाईलाइट किया, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यहां पर भी हाईलाइट किया। काफी सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि 1 नंबर का यहां पर क्वेश्चन में एंटीसेप्टिक पूछा गया है और 1 नंबर का डिसइंफेक्टेंट पूछा गया है, जो कि आप बिल्कुल गलत है। यहां पर बेटा जी 1 नंबर में आपसे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट पूछा गया है और 1 नंबर में आपको इन दोनों का एग्जाम्पल पूछे गए हैं। यानी कि अगर जो आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, आप पेपर रिजल्ट आया, आपने कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करी, आपने देखा अरे यार मुझे तो इसमें तो 2 नंबर मिलने चाहिए थे, 1 नंबर क्यों लिखा, क्योंकि भाई तूने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। तो एग्जाम्पल आपका 1 नंबर का है और 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन है। तो जब अगर जो आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए, तो आपको एग्जाम्पल वाली हेडिंग ब्लैक पेन से लिख करके दिखानी है, ताकि कि एग्जामिनर को पता लग सके हाँ भाई तुमने यहां एग्जाम्पल लिखा है। वहीं पर ही अगर जो आप इस वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो इस आंसर को लिखने के लिए, तो जो आपका लास्ट पॉइंट रहेगा डिफरेंस बिटवीन का, मान लीजिए आपका 4th नंबर का पॉइंट लास्ट है ना, तो इस 4th नंबर वाले पॉइंट में यहां पर एग्जाम्पल बड़ा बड़ा लिखिएगा ब्लैक पेन से, चाहे इस पॉइंट के लिए 2 लाइन ले लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि कि एग्जाम्पल अलग से लिखा हुआ दिखना चाहिए, एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि हाँ आपने एग्जाम्पल लिखा है। एग्री करते हो फिर से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी, डिक्टेट अबाउट द क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ISO। क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन क्या होता है ISO के अकॉर्डिंग। एक बारी मुझे यहां पर सभी बच्चे ISO की फुल फॉर्म चैट सेशन में लिख करके बताएंगे जल्दी से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO और क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन क्या होता है ISO के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमें क्या है, सबसे पहली चीज ISO को बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, फिर उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। जस्ट क्लासिफिकेशन को अगर जो हम यहां पर चार्ट के फॉर्मेट में लिख दे तो सबसे बेस्ट रहेगा, वरना पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे जस्ट, और कोई एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं देना है और ISO को यहां पर जस्ट एक्सप्लेन करना है।
क्लियर है बात? तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी फिर से एक बार चैट सेशन में भेज दीजिएगा बेटा जी। 5वें क्वेश्चन तक हम आ गए हैं और 5वें क्वेश्चन तक जो जो बातें बताई हैं एग्री करते हो तो चैट सेशन में ओपी भी लिख दीजिएगा जल्दी से फटाक से बेटा जी। जल्दी से बेटा जी फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा। हाँ जी बच्चा, क्यों नहीं यूज कर सकते हो? क्यों नहीं यूज कर सकते हो? ब्लैक पेन यूज कर सकते हो भाई। मैंने देखो, अब जो बच्चे बोलते ना कि जो लोग बोलते भी है कि ब्लैक पेन यूज नहीं करते, देखे मैंने फार्मेसी किया है। पहले सेमेस्टर में 90%, दूसरे सेमेस्टर में 89, तीसरे में 82, चौथे में 91, पांचवें में 92, छठे में 94, सातवें में कितने आ गए थे? सातवें में 86 थे और आठवें में 76 थे, क्योंकि मुझे टाइफाइड था 8वें सेमेस्टर में। भाई मैंने ब्लैक और ब्लू पेन का दोनों का यूज किया है, बस बॉल पेन यूज करने का, ये बात आपको याद में रखनी है। बता दीजिएगा मुझे कोई मना कर दे तो। हाँ, ब्लैक और ब्लू के अलावा और कोई पेन नहीं यूज करना है, ये बात हकीकत की है। नहीं पता? आईएसओ का नहीं पता आप लोगों को? अरे भाई फिर क्या स्टडी कर रहे हो आप लोग अभी तक? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, आईएसओ। अब किसी को भी नहीं पता? और जो बेसिकली बेटा जी सारा का सारा क्राइटेरिया सेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जर्नल वार्ड में और आईसीयू में दोनों में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ चीजों को मेंटेन रखना पड़ता है, तो वही तो चीजें हैं ये। ठीक है, यही तो चीजें हैं। ओके, चलेगा। अगला क्वेश्चन, कमेंट ऑन कोरिलेशन बिटवीन डी वैल्यू एंड जेड वैल्यू इन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के अंदर डी वैल्यू और जेड वैल्यू के बीच में हमारा क्या बेटा जी, बेसिकली कोरिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को यहां पर बताना है। अब स्टैंडर्डाइजेशन हमें यहां पर देखने को मिला, सॉरी स्टरलाइजेशन हमें यहां पर देखने को मिला, मैं स्टरलाइजेशन ही बोला था पहले, फिर स्टैंडर्डाइजेशन बोला। स्टरलाइजेशन हमें यहां पर देखने को मिला, तो सबसे पहले हमें क्या है, एग्जामिनर को स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। 2 से 3 लाइन की स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन लिखना, फिर डी वैल्यू को और फिर जेड वैल्यू को एक्सप्लेन करना। उसके अलावा कि मैं यहां टाइप भी लिख दूं, ये भी नहीं, क्योंकि कभी क्या है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे यहां स्टरलाइजेशन दिखा, लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपको किसी ने बताया कि कॉपी भरने से पास हो जाते हैं। क्या मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप अपने मन से पूछिएगा, जितने बच्चे यहां पर हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो तभी तो आप इधर कोर्स में आए हो ना। मैंने क्या बोला कि कभी कभी क्या है कि प्यारे बच्चे, जो आप लोग बेसिकली जो मैं आपको बात बताता हूं कि आप लोग क्या सोच लेते हो कि कॉपी भरने से पास हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये मिथ बना हुआ होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने आपके बैच में बहुत सारे बच्चे या फिर कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो ये बोलते होंगे कि मैंने 15 से 18 पेज लिखा और मैं पास हो गया, और बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे यार पूरी कॉपी भरी थी फिर भी पास नहीं हुआ। क्योंकि द थिंग वाज दैट कि अगर जो कॉपी भरने से पास होते, खुद से एक बार ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इस क्लास के खत्म होने के बाद बस एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जो कॉपी भरने से पास होते तो क्या इस संसार में किसी की भी बैक लगती? क्योंकि भाई मैं इतना तो सक्षम हर एक बच्चे को मानता हूं जो कॉपी भर देगा, हर कोई कॉपी भर सकता है, तो फिर बैक ही नहीं लगती ना। तो सोचिएगा कभी इस बात को। अगला क्वेश्चन बेटा जी आपका क्या है, प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में हम लोगों को यहां पर बताना है। किसके बारे में? प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में। अब प्राइमरी सेल कल्चर के बताने का तरीका हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बताएंगे सेल कल्चर के बारे में, और सेल कल्चर के बारे में बात बताने के बाद हम लोग फिर बात आएगी हमारी किसके बारे में, प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में। बट यहां पर एक और कंडीशन है, यहां पर एक और कंडीशन है बेटा जी, कि आप लोग इस क्वेश्चन में डायरेक्टली प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में बताना चाहे तो बता सकते हो, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट डीओपी टेस्ट एंड एचईपीए फिल्टर। आपका क्या है,
डीओपी टेस्ट के बारे में और हैपा फिल्टर के बारे में यहां पर आपसे बात हुई है। अब डीओपी और हैपा फिल्टर तो अब ये मत बोलना कि ये भी नहीं पढ़ा है। अब डीओपी क्या होता है वो बताइएगा जरा, हैपा फिल्टर क्या होता है वो बताइएगा। जस्ट आपको दोनों को अलग अलग हेडिंग्स लिख करके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, देखिएगा यहां पर आपने क्या डाला बेटा जी, क्वेश्चन नंबर जी डाला, ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखा एक्सप्लेन दी डीओपी एंड हैपा फिल्टर। अब यहां पर आपको जब आप आंसर नंबर जी लिख रहे हो, आंसर नंबर जी लिखते टाइम आपको क्या लिखना बेटा जी, यहां पर ब्लैक पेन से डालना क्या, डीओपी वाला जो आपको कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, ठीक है जी, आपका क्या है डीओपी वाला जो आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो इसको आप लिखिएगा। आपने आंसर नंबर जी डाला, यहां पर ब्लैक पेन से लिखो डीओपी, इसको डबल लाइन करो, ऐसे करो, फिर यहां से लिखना शुरू करो डीओ फलाना ढिंकाना, लिख दिया। फिर जब आपका डीओपी खत्म हो गया, मान लो आपने 4 लाइन डीओपी के बारे में लिखी, आपका डीओपी लिखा हुआ मिलना चाहिए, है ना। अब उसके बाद में क्या है बेटा जी आपका, फिर आपने क्या है हैपा फिल्टर के बारे में लिखा, हैपा फिल्टर के बारे में लिखना शुरू करो, तो यहां पर फिर से क्या करना बेटा जी अपना, हैपा फिल्टर के बारे में जब आप लिख रहे हो, ठीक है जी, अब यहां पर आप इसको फिर से आप एक लाइन छोड़ के ब्लैक पेन से लिखिएगा और फिर इसके बाद में लिखना शुरू करिएगा। तो इस तरीके से क्या है, आपकी कॉपी में एग्जामिनर को अलग से दिखाई देगा कि आपकी कॉपी में चीजें किस प्रकार से आपने लिखी हुई है, क्योंकि आप एग्जामिनर को बताना चाहते हैं, आपने लिखा भी पर एग्जामिनर को वो चीज दिखी नहीं, तो फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा भाई। इसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए आप कहे कोई बड़ा सेलिब्रिटी सामने आने वाला है, आपने उसके लिए बहुत अच्छी उसकी पेंटिंग बनाई, बहुत जी जान से, आपने 1 महीना लग गया आपको उस पेंटिंग को बनाने में। अब आप उस पेंटिंग को ऐसे लेकर के खड़े हुए हो, है ना, मान लो उस पेंटिंग को, क्या ये कपड़ा सा है हमारे पास में खराब सा, आप उस पेंटिंग को ऐसे लेकर खड़े हो भीड़ में, हमने बनाई है। अब भाई ये पेंटिंग ऐसे लेकर के आप खड़े हुए हो, आपकी पेंटिंग क्या है, आपके आगे हजारों की भीड़ खड़ी हुई है, क्या आपकी ये मेहनत जो आप 1 महीने की यहां लेकर के खड़े हुए हो, क्या ये उसको दिखाई देगी जिसके लिए आपने बनाया है, नहीं भाई। आपको इसको दिखाने के लिए क्या है, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। सारा का सारा धूल मेरे ऊपर ही आ गया क्या, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना गुरु, है ना। तो भाई इसी चीज के लिए तो भाई तुम्हें क्या है, अपनी कॉपी को कुछ अलग लिखना पड़ेगा, तभी तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि हाँ ये बच्चा टॉपर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एडमिट ऑल द फिजिकल पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो सभी के सभी हमें यहां पर क्या बेटा बेसिकली बताने हैं, बस पैरामीटर के नाम बताने हैं, उसके अलावा यहां पर ऐसा नहीं करना है कि पैरामीटर को एक्सप्लेन करने लगे, क्योंकि अगर जो एग्जामिनर को तुमसे पैरामीटर एक्सप्लेन कराने पड़ते तो भाई तुम्हें क्या है वो 7 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछता। क्योंकि देखो अब कोई भी पिक्चर है, मान लीजिए आपको 2 मिनट का रोल मिला है, तो आपको 2 मिनट के अकॉर्डिंग ही तो पैसे दिए जाएंगे। अब भाई फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये समझिए कि आप कोई पिक्चर बना रहे हैं, मान लीजिए उस पिक्चर में मेरा 1 मिनट का रोल है, क्या आप मुझे हीरो के बराबर पैसे दे देंगे क्या, बताइएगा जरा आप ईमानदारी से, जितना आप हीरो को पैसे दोगे मेरे 1 मिनट के रोल के लिए उतने पैसे दोगेगा, नहीं दोगे ना भाई, मेरी 1 मिनट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप मुझे पैसा दोगे। वैसे ही जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा तो हम इसको 7 नंबर की वैल्यू काहे दें, इसकी इज्जत हम 2 नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे ना, इज्जत करेंगे इसकी भी पर 2 नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इज्जत सबकी करनी चाहिए। तो भाई इसको क्या है, खाली नाम लिख करके छोड़ देना और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट दी, क्या है, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की डिस्कवरी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसने करी थी पेनिसिलिन की डिस्कवरी, अच्छा ये बता दो, किसने करी थी पेनिसिलिन की डिस्कवरी, बताना जरा जल्दी से चैट सेशन में। और लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा जी क्या है, गिव अ एनोटेट नोट ऑन द माइक्रोबियल एसे ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का माइक्रोबियल एसे के ऊपर हमें क्या है थोड़ा सा नोट लिखना है यहाँ पर, तो जस्ट हम लोग उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इसमें कुछ भी हम ताम झाम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हमारा क्या है माइक्रोबियल एसे क्या होता है अमाइनो एसिड का, जस्ट उसके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे बस, और कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अब आपके इस पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 1 वर्ड वाला हो, पर आप लोगों को अगर जो मैं बात बोलूं तो सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं,
मैं अगर जो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर देता 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जो मैं छोड़ता, और इन सभी क्वेश्चंस को मैं अगर जो अपने पर्सनल में बोलूं तो मैं इन क्वेश्चंस को लगभग 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 कितने पेजेस में लिख चुका होता, 4 से 5 पेज में मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाते। 4 से 5 पेज के अंदर, शायद 4 के अंदर ही मेरे आंसर सारे आ चुके होते। वाह, अरे पढ़ने वाले बच्चे हैं रे, हमारे बच्चे तो पढ़ने वाले हैं। वाह 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 वाह, वेरी 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 फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बेटा जी। चलेगा, अब जो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए कैसे लिखना है, अगर जो आपको है समझ में आए तो चैट सेशन वाला इमोजी, हार्ट वाले इमोजी चैट सेशन में भेज करके दिखाए। फेंक करके दिखाना, भेजना नहीं, फेंकना है। ऐसे हार्ट वाला इमोजी फेंक करके मारो जल्दी से, फटाक से भी, फटाक से बता दो समझ में आए भाई, समझ में आया नहीं आए प्यारे बच्चों, यस और नो। फिर हम लोग 10 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, सेक्शन नंबर बी की तरफ। फटाक से बता दीजिएगा अगर जो बात क्लियर हो। सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा जी। सेक्शन नंबर बी देखेगा हमारा क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कोई भी हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कोई भी 2 करने, ठीक है जी। अब देखिएगा जरा हमारा क्या है यहां पर, एक्सपांड द फिजिकल मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन विद प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन। देखो बेटा जी, कुछ टॉपिक्स यहां पर आपके जो माइक्रोबायोलॉजी में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपका एक टॉपिक है क्या, डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि आपका एक टॉपिक है क्या बेटा जी, आपका बेसिकली एसेप्टिक एरिया। आपका एक टॉपिक है स्टरलाइजेशन। ये 3-4 टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके रिपीटेड टाइम एग्जाम में आए तो सबको लिख लीजिएगा। आपसे यहां से स्टरलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो, भूल जाओ क्या पेपर में पूछा है। यहां पर फिजिकल मेथड स्टरलाइजेशन विद प्रिंसिपल प्रोसीजर और एप्लीकेशंस के बारे में पूछा है। स्टरलाइजेशन को बताओ, जो स्टरलाइजेशन के बारे में आता सब कुछ छाप दो। पर बच्चे यहां पर बोलते हैं कि सर हम कितना लिखे 10 नंबर में जो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन को आपको वेटेज ले देना है कितना बेटा जी, 4 से 5 पेजेस का मैक्सिमम। मतलब कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए आंसर, इसी की रेंज में रखिएगा। इससे ऊपर लेकर के जाओगे वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। बट 4 से 5 पेजेस में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पर आपको स्टरलाइजेशन के बारे में, उसका प्रिंसिपल प्रोसीजर और एप्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड गिव इट्स ब्रीफ मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन। हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है उसको बताना है। स्ट्रक्चर यहां पर आप बना सकते हो तो बना भी देना, और भी अच्छी बात है। और बात की जाए तो यहां पर क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी है। बैक्टीरिया से आपका क्वेश्चन आ गया, बैक्टीरिया वायरस फंगाई, ये भी दोबारा से लिख लो, इन क्वेश्चंस को भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बेटा स्टेरिलाइजेशन ही बोला इस बार मैंने, इस बार भी मैंने स्टेबिलिटी बोल देगा, स्टेरिलाइजेशन ही बोला ना, केमिस्ट्री घूमती रहती है हर टाइम मेरे दिमाग में भी। अगला क्वेश्चन, डिस्कस जर्नल प्रोसीजर ऑफ एनिमल सेल कल्चर। कल्चर मीडिया से क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख लीजिएगा। राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च। हमारे सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को यहां पर बताना है, और कोई भी 2 एप्लीकेशन बतानी है सेल कल्चर के बारे में, किसके अंदर, जो हमारी फार्मास्यूटिकल और रिसर्च के अंदर उपयोग की जाती है, ठीक है जी। बस इस बात को आप लोगों के यहां पर ध्यान में रखना। अब जितने टॉपिक मैंने यहां पर बताए वो सब बच्चों ने लिख लिए। अब अगर जो मैं बोलूं कि मैं अगर जो इस पेपर को देता तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। मैं यहां पर पहला क्वेश्चन 100% इसको अटेम्प्ट करता, भगवान कसम इसको स्किप नहीं करता, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर ही मैं जो यहां पर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता वो करता ये बैक्टीरिया वाला। पहले और दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता। आप लोगों का अगर जो पेपर आता तो आप कौन सा अटेम्प्ट करते, फटाक से बताओ, फटाक से बताइएगा आप लोग कि आप इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। इन 3 में से मैं तो पहला और दूसरे पर जाता।
समीक्षा जी बोल रही है अभी तो हम कोई सा भी नहीं कर पाते। समीक्षा जी बोल रहे हैं अभी तो हम कोई सा भी नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा था। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, चलिएगा बेटा जी। अब यहाँ तक के पेपर डिस्कशन में अगर जो अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो, तो एक बार फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो। दूसरा तीसरा वेरी गुड, पहला दूसरा ओके, पहला दूसरा, पहला तीसरा, बहुत बढ़िया। दैट वाज योर चॉइस, दूसरा तीसरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे अटेम्प्ट तो कर ले जाते ना, बात ये है, ये सबसे अच्छी बात है। और देखो, हाँ देखो बेटा जी, पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिख दोगे मतलब ऐसा नहीं कि आप माइक्रो में से कुछ भी लिख दो, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टेरिलाइजेशन नहीं पढ़ा, समझिएगा कि आपने स्टेरिलाइजेशन नहीं पढ़ा और स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन आ गया, तो स्टेरिलाइजेशन को छोड़ के नहीं आना, ओ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। कभी ना कुछ तो पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा हो, वन शॉट देखते टाइम ऐसे मोटा मोटा सा दिख गया हो, कहीं पर किसी ने स्टेरिलाइजेशन के बारे में बता दिया हो, कुछ भी XYZ दिमाग में आए, स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड लिख दो। क्योंकि देखिएगा, इस ऐसी चीज मैं क्यों बोलता हूं, देखिए प्रैक्टिकली चीजों को बोलता हूं मैं, क्योंकि ऐसे नहीं बोलता हूं कुछ भी। अब आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते तो आपका क्वेश्चन का नंबर कितना है, नील बटे सन्नाटा 0 ही मिलने हैं। भाई आप छोड़ करके आ रहे हो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। वहीं पर ही मैंने आपको बोला, या फिर मेरे जैसे किसी ने आपको बोला कि भाई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो। अब क्या हुआ कि आपने उससे रिलेटेड मान लीजिए 2 पेजेस को लिखा, 2 पेजेस आप लिख करके आए, ठीक है, जैसे तैसे करके आपने कैसे भी लिखा। अब एग्जामिनर ने इन 2 पेजेस पर आपको मान लीजिए 1 नंबर दे दिया, देखो मात्र 1 नंबर, सबसे लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं 1 नंबर, और आपके इंटरनल मार्क्स में आए 25 में से आपको कॉलेज वालों ने दिए इंटरनल मार्क्स में 22 नंबर, ठीक है, और आपके एक्सटर्नल में आए बेटा जी कितने, 28 नंबर। टोटल आपका हो गया कितना बेटा जी, 50 नंबर का। यानी कि आपकी बैक नहीं लगी, क्यों, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिए थे। ये 1 नंबर इतना महत्वपूर्ण होता है। आप डाटा उठा करके देख लेगा पिछले सालों का, अगर जो मैं बोलता हूं कि 100 में से अगर जो 90 बच्चों की बैक है, तो इन 90 में से आपको 40 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी 1 या 2 नंबर से बैक लगी हुई है। आप जाकर के डाटा उठा लीजिएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? 25 में से तो मैं तुम्हें 12 वाले भी दिखाऊं? कैसी कैसी बात कर देते हो, 25 तुझे ही तो मिलते 24 भाई, 12 वाले भी दिखाऊं मैं? देखो ये आगे 19 वाले भी आगे बेचारे, ठीक है। और जिस दिन सही तरीके का प्रशासन बन गया ना, जैसे BSc फार्मेसी का प्रशासन है, ऐसा जिस दिन प्रशासन बन गया ना, उस दिन से बच्चों को ना 25 में से 12 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटरनल मार्क्स जस्ट बस बट रहे हैं आजकल, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर आ जाइएगा 7 नंबर वाले क्वेश्चन में। वाई डू वी नीड टू प्रिजर्व द माइक्रोब्स, हमें माइक्रोब्स को प्रिजर्व करने की क्या जरूरत पड़ जाती है, और हमें कोई भी 2 मेथड यहां पर इसको प्रिजर्व करने के बताने हैं। अब 7 नंबर वाले क्वेश्चन में जो जितना बोला जाए उतना करने का है, उससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं करने का है। माइक्रोब्स को प्रिजर्व करने की क्या जरूरत पड़ जाती है, सबसे पहले तो माइक्रोब्स के बारे में बताएंगे, उनकी इंपोर्टेंस के बारे में बताएंगे, प्रिजर्व करने की क्या आवश्यकता उसके बारे में बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में फिर हम लोग कोई भी 2 अपने मेथड बताएंगे कि माइक्रोब्स को किस प्रकार से प्रिजर्व आखिर किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ये नहीं बताने लग जाएंगे कि उसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस या नहीं, यहां पर हम लोग क्या है कि पूरा का पूरा कोई भी 2 मेथड को सिलेक्ट करेंगे और उन 2 मेथड्स को यहां पर बेसिकली बताएंगे। कोई भी 2 मेथड के नाम लिख करके बताइएगा माइक्रोब्स को प्रिजर्व करने के, एक बार जरा देखिए किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन, डिटेल नोट ऑन सोर्स एंड टाइप ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल। माइक्रोबियल कंटामिनेशन के ऊपर डिटेल नोट लिखना जो कि फार्मास्यूटिकल के अंदर यूज होता है। अब जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन आपका टॉपिक है, जितना पढ़ा है सब छाप दीजिए, बस क्वेश्चन का आंसर
3 से 3.5 पेज के अंडर में रखिएगा, इससे ऊपर मत जाने दीजिएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, राइट अबाउट ग्राम स्टेनिंग इन डिटेल इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। अब भाई देखो एक और क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, देखो ये कैसा क्वेश्चन था कि पेन भी मायने रखता है क्या। अब पेन तो आप जो नरेंद्र मोदी जी के हक जैकेट में लगा रहता है वो ले आइए। अब आते आता आपसे आपका नाम लिखना ही है बस, तो वो पेन भी बेचारा क्या कर लेगा बताइएगा आप, वो पेन क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं भाई। अगर जो आप जो मोदी जी के यहाँ पेन लगा रहता, बोला जाता है 2-2.5 लाख रुपए का पेन है वो, ऐसा हमने सुना है, तो आप उस पेन को ले आइए। अब उस पेन से अगर जो आपके इधर कुछ नहीं है तो वो पेन भी बेचारा आके क्या कर लेगा। वही आपके इधर बहुत कुछ है तो आप किसी से मांग करके लिख लीजिए तो भी वो काम कर जाएगा। ठीक है ओके जी। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा इस लाइव क्लास में मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए जो कि आपको तैयार करने हैं। सुने आप लोगों ने, नहीं सुने तो दोबारा से लिखो। स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है जी, कल्चर मीडिया, स्टेनिंग, स्टेनिंग वाला क्वेश्चन, हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और एसेप्टिक एरिया, ये टॉपिक तैयार कर लेना। और जिस बच्चे ने इतने टॉपिक तैयार कर लिए ना, जो जो अभी बताए हैं, तो समझ जाना बेटा जी कि आप मम्मी को बोल दीजिएगा फिर शाम को कॉल करके, जिस दिन भी ये जो अभी टॉपिक बताया तैयार हो जाए, कि मम्मी ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार पास हो जाएंगे माइक्रो में। वैसे तो पहली बार ही दे रहे होंगे माइक्रो को, कि मम्मी ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहला पेपर आराम से पास हो जाएगा। फीलिंग आने लगी मम्मी, ये बोल दीजिएगा। ठीक है, जितने टॉपिक बताए इनको तैयार करके। वायरस क्या होता है, अभी ईमानदारी से चैट सेशन में ओपी भेजिएगा अगर जो अभी जस्ट वायरस, फंगाई और बैक्टीरिया बताया हो तो अभी अभी ओपी भेज दीजिएगा। और अभी गिनवा भी दूंगा, देखो कितने क्वेश्चन जो जो टॉपिक बताए कितने आए, अभी नंबर भी काउंट करवाऊंगा। ये मेथड ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ वायरस इन डिटेल, वायरस क्या होता है और उसका कल्टीवेशन मेथड क्या होता है, उसको हम लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलिटरेट अबाउट द मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी के अकॉर्डिंग हमारा क्या स्टेरिलिटी टेस्टिंग हमारे कौन कैसे कैसे करते हैं हम लोग हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के, उसको हम लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग ऑफ द एसेप्टिक रूम। एक सेप्टिक एरिया भी क्वेश्चन बताया था क्या, जरा याद कीजिएगा, हम थोड़ा एटीट्यूड में आ गए हैं। एसेप्टिक रूम कभी क्वेश्चन, एसेप्टिक एरिया क्वेश्चन बताया था क्या, तो वही तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या कंस्ट्रक्शन और कैसे डिजाइनिंग की जाती है एसेप्टिक एरिया की इन प्रॉपर डिटेल, उसको पूरा का पूरा एसेप्टिक एरिया वाले एसेप्टिक चैम्बर हमारा कैसा रहता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करने पड़ते हैं, सब कुछ यहाँ पर विद कंस्ट्रक्शन सब कुछ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेबोरेट डिफरेंस मेथड ऑफ यूज ऑन द माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स और विटामिन। एंटीबायोटिक्स और विटामिन के लिए हमारा क्या बेटा जी, कौन कौन से अदर अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज का हमारा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का उपयोग होता है, उसके बारे में यहां पर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। अब जो जो क्वेश्चन हमने आपको बताया जरा उनको देखिएगा, टोटल कीजिएगा, कब पास होंगे नहीं होंगे वो आप आंसर कीजिएगा। जरा यहां पर देखिएगा 7 नंबर में ये रहा, एक को 7 नंबर में आ गया, 2 ठू आ गया, 3 ठू आ गया, और कौन सा आया हमारा, कौन आया क्या, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, नहीं बस 3 आए, 3 है ना, बस यहां पर 3 है, 7 या 21 हो गए भाई, 21 है। ठीक है, उसके अलावा 10 नंबर का ये रहा, 10 नंबर का ये रहा बैक्टीरिया, ठीक है जी, एनिमल सेल कल्चर भी ये रहा। 3 है, कोई भी तीनों के तीनों आगे पर करने तो 2 ही है तो 20 ही काउंट करेंगे। 21 और 20 कितने हो गए, 21 और 20 कितने हो गए जरा बताइएगा, 41 हो गए का, आ जाइएगा जरा यहां पर जरा देखिएगा, हमारा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसके अलावा हमारा क्या है,
और कौन सा आया यहाँ पर? स्टेरिलाइजेशन, प्राइमरी सेल कल्चर, बैक्टीरियल ग्रोथ, बस 1 2 3 4 8 और जोड़ लीजिएगा। 75 में से आप लगभग क्या है 41 और 8 49 50 ही कर लीजिए राउंड फिगर में, एक आध इधर उधर जोड़ लीजिएगा। राउंड फिगर में 50 नंबर का पेपर मैच हो ही गया जो अभी ओरली क्वेश्चन बताए हैं, और जब ऑफिशियली बताएंगे तो कितने का मैच हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। और बताइएगा कैसन लगा, मजा आया तो बाबू हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा जरा चैट सेशन में। का बाबू कैसन लगा बा? का भैया मजा आया? तो यही तो चीजें हैं कि मैं इस वजह से तो बोलता हूं कि हम यहाँ पर आकर के खड़े हुए तो तुम्हें इतने नंबर का एक एक क्लास में बता करके जाएंगे, तुम बोलोगे बस, है ना, बस रो देंगे अब हम, बस कीजिएगा। ठीक है जी, तो जरा बस कॉपी पेन लेकर के बैठना, जो जो टॉपिक बताए हैं लग जाओ तैयारी में, इंतजार मत करना। बहुत सारे बच्चे अब सोचेंगे चल 25 तारीख को उन्होंने बोला है कि पेपर आउट करेंगे तो 25 तक इंतजार करते हैं। भाई यही तो क्वेश्चन पेपर में भी बताएंगे, तो अभी से तैयारी में लग जाइए ना। क्या भैया? अर्जुन जी अभी जब हम 11 बजे लाइव आए थे, अगर जो आपने वो सेशन नहीं देखा जाकर के देखिएगा पहले। ठीक है, अब बस इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तैयारी में जुट जाना है, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए बस। ओके, ठीक है जी। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अगले पेपर को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये पेपर डिस्कशन क्लास है, खाली पेपर सोल्विंग क्लास नहीं है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं कौन से क्वेश्चन को कैसे लिखना है। अब आप यहां पर बैठ करके ये बोलेंगे कि इसको सोल्व का ही नहीं करा रहे, तो उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। मैं यहां पर ही आपको बताता चल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। क्योंकि अगर जो लिखने का तरीका सही नहीं है तो पढ़ने का भी तरीका सही नहीं है ना। क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं यहाँ पर कि एमसीक्यू आया टिक कर दिया, कैसे भी करो, ये ऐसे टिक कर दो, हाथ को ऐसे टिक कर दो, माउस को ऐसे करके टिक कर दो। यहाँ पर हम थ्योरेटिकली बात करेंगे, यहाँ पर हम थ्योरेटिकल पेपर में है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे और ऐसे मिला करके ऐसे लिखना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आ रहा हूं। ठीक है, ओके, तो टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी, जस्ट अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू रहिए। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, सॉरी मेरा हेल्पलाइन नंबर नहीं, ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिएगा 7983636339। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा बेटा जी, कॉल मैं शायद अटेम्प्ट ना कर पाऊं, है ना, क्योंकि मेरी क्लासेस रहती है। व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी भेज दीजिएगा, मैं विद इन 12 to 14 आवर्स में आपकी क्वेरी को रिजोल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। अरे भाई तुम मेहनत करोगे बेटा जी, बैक क्यों आएगी? जो चीज बता रहा हूं उनको तैयार तो करो, वो चीज तुम्हारे पेपर में ना आए फिर तुम मुझे ब्लेम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम मुझे खूब गालियां दे सकते हो, मैं हर चीज की अथॉरिटी दे दूंगा आपको, पर जो चीज मैं बता रहा हूं वो तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। बताओ मुझे, है ना, वो चीज तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, वो तो मैं नहीं कर सकता। अभी जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो तैयार तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना, कि वो मैं थोड़े ना तैयार करा सकता हूं। आपका लेक्चर है, आपका वन शॉट है, आपका मैराथन क्लासेस है, सब कुछ आपके कोर्स के अंदर आपको मिला हुआ है। तो जस्ट जाइए, लेक्चर उठाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, प्लीज एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। हाँ जी, हाँ जी, मेरठ में है सर, आपका रोला है, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।
अगली क्लास हमारी बेटा जी क्या है, हम लोग 4:30 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी 4:30 बजे स्टार्ट होगी, तो तैयार रहिएगा। लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। और अगर जो ये सेशन अच्छा लगा हो तो हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में एक बार दोबारा से भेज दो जल्दी से जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, जय श्री राम बेटा जी, जय श्री राम, थैंक यू सो मच। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय जी, थैंक यू सो मच।